जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास नंबर 3 है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लास नंबर 3। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज से हम आपको कंसिडरेशन वाला टॉपिक सिखाएंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इससे जुड़े हुए क्या क्या नियम हैं। तैयार हैं आप लोग? सुनिएगा ध्यान से। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एक बड़ा ही बेसिक सा फंडामेंटल है, और वो फंडामेंटल ये कहता है कि एक अग्रीमेंट तब फॉर्म होगा जब दो लोग एक दूसरे को कुछ वादा करते हैं, ठीक, और वो जो उनका वादा है, वो जो उनका प्रॉमिस है, वो कंसिडरेशन होता है सामने वाली पार्टी के लिए। व्हेन टू और मोर पीपल या व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज प्रॉमिसेस अमंग ईच अदर विच सर्व्स एज कंसिडरेशन, देन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। और एक अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी सिंपल सी बात, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक बिल्डिंग किराए पर दूंगा और आप उसके बदले मेरे को 5 लाख रुपए रेंट देंगे, तो दैट इज क्या? एक अग्रीमेंट। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको बिल्डिंग दूंगा, आपने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो दिस इज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मेरा कंसिडरेशन है आपको कि मैं आपको बिल्डिंग दे रहा हूं, आपका कंसिडरेशन कि आप मेरे को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो दिस इज समथिंग इन रिटर्न। किसी भी अग्रीमेंट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना नेसेसरी है। आप ये बताओ, मैंने आपसे कहा हम आपको एक लैपटॉप देंगे, बस, हाँ, और बदले में नहीं, बस कुछ नहीं, हाँ आपको एक लैपटॉप देंगे, खत्म। अग्रीमेंट नहीं हुआ। अग्रीमेंट नहीं हुआ। अग्रीमेंट तब होगा जब हम आपको कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में आपसे कुछ ले रहे हैं। सर गिफ्ट दे रहे हैं तो एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर एक चीज़ के, लेकिन आम तौर पे एक अग्रीमेंट कब बनेगा? जब दो पार्टीज हैं और दोनों एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं इन कंसिडरेशन, ठीक है। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको लैपटॉप देंगे, आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपको 20,000 रुपये देंगे, तो मेरा लैपटॉप देना आपके लिए कंसिडरेशन, आपका 20,000 रुपये देना मेरे लिए कंसिडरेशन। सो देयर हैज़ टू बी समथिंग इन रिटर्न। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो कंसिडरेशन को डिफाइन कैसे किया जाए? डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एस, यानी कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2D में दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन दिया गया है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, रीड आउट, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person. जैसे say for example हमने एक आदमी से कहा कि भाई तुम मेरी गाड़ी धो दो, ठीक है, मेरी गाड़ी धो देना, हमने एक आदमी से कहा, ठीक है, और मेरे डिज़ायर पर वो खुद तो उस गाड़ी को नहीं धोता है, किसी और से कह देता है कि भाई इनकी गाड़ी को धो दो, और उसके बदले हमने उससे कहा था कि हम 100 रुपये उसको देंगे, तो हमने उसको 100 रुपये दे दिए। तो ये बताओ, मेरे डिज़ायर पे अगले ने वो मेरी गाड़ी को धोया है कि नहीं? खुद या उसके अलावा और कोई करे तो भी चल जाएगा, या तो वो खुद धो दे उस गाड़ी को या तो फिर किसी और को बोल दे, लेकिन इट हैज़ टू बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। मैंने आपसे कहा था, या मैंने आपसे नहीं, एक पर्सन से कहा था कि भाई तुम मेरी गाड़ी धो देना, एक्स से मैंने कहा कि एक्स तुम मेरी गाड़ी धो देना, मैं तुमको इसके बदले 100 रुपये दे दूंगा। मैं था प्रॉमिसर और मेरे डिज़ायर पर उसने गाड़ी को धोया, तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी, सामने वाले ने कहा हाँ मंजूर है, एक्स ने कहा हाँ मंजूर है, तो एक्स क्या बन गया? प्रॉमिसी। तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, वो खुद या कोई और। अब देखो क्या लिखा है,
हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, promises to do or abstain from doing something, such an act or subsistence is called consideration. पहले ये बताओ abstain करने का मतलब क्या हुआ? कुछ ना करना। तो जब कुछ करना एक consideration हो सकता है, तो कुछ ना करना भी एक consideration हो सकता है। जैसे say for example, मैंने आपसे कहा कि आपकी जगह मैं किसी और को नहीं दूंगा, ये कुछ ना करना हो गया। आपका नाम किसी और को नहीं दिया जाएगा, ये कुछ ना करना हो गया। आपके एरिया में हम ऑपरेट नहीं करेंगे, ये कुछ ना करना हो गया। तो ये कुछ करने के लिए हो सकता है, हम आपको एक सामान बेचेंगे, हम आपके लिए आपकी गाड़ी धोएंगे, हम आपको एक फ्लैट किराए पे देंगे, ये कुछ करना हो गया। हम किसी और को ये नहीं देंगे, एक्स ने वादा किया वाई को कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, ये कुछ ना करना हो गया। ठीक है, तो कुछ करना भी हो सकता है और कुछ ना करना भी हो सकता है। तो वापस से क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ना साथ साथ में सब लोग। हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बस ये तीनों लाइन पढ़ के क्या लग रहा है, एक ही बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? अंतर है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का। जो पहला वाला है वो पास्ट है, जो पहला वाला है वो क्या है? पास्ट। हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, कंसिडरेशन में बी पास्ट, यानी अगर हम आपको आज कुछ ना करके हम कह रहे हैं कि पास्ट में मैंने आपके लिए कुछ किया है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आज हमने आपको कुछ सर्विसेज दी, आज आपने आकर के ना हमसे कुछ एडवाइस लिया था, सर बताइए कौन से शेयर में पैसा लगाया जाए। हमने आपको कुछ एडवाइस दे दिया, आपने उस शेयर में पैसा लगा दिया। मैंने आपको फ्री की एडवाइस दिया था फिलहाल, तो यानी एडवाइस दिया तो उसके बदले कुछ लिया तो था नहीं। आपने उस एडवाइस के हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट किया और आपके पैसे वो कितने दिन में पैसा डबल? 21 दिन में। हाँ, तो 21 दिन में आपका पैसा डबल। ठीक है सर, एडवाइस दे ही दीजिए, ऐसी बात ना। चलिए 21 दिन में आपका पैसा डबल। तो आप क्या करते हैं भाई, शराफत से ऐसा 20% ले करके आते हैं मेरे पास, सर ये लीजिए 20% आपका, 20% आपका, ठीक है, एंड यू गिव मी ओवर 20%। ये बताओ इज इट नेसेसरी कि अब उसके बदले हम आपको कुछ दें? क्यों? क्योंकि उसके बदले की एडवाइस, ये कह रही सर उसके बदले की एडवाइस दे तो चुके हैं, और क्या देंगे? तो मेरा कंसिडरेशन क्या था? पास्ट। उसके बदले आज आप मेरे को कुछ दे रहे हैं, तो कंसिडरेशन में भी पास्ट। आप मेरे को 20,000 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं सर एडवाइस दीजिए, प्रेजेंट। आप मेरे को 20,000 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सर फ्यूचर में आप मेरे को एडवाइस दीजिएगा, फ्यूचर में पढ़ाइएगा, फ्यूचर में कुछ करिएगा। तो दिस इज क्या? फ्यूचर। ठीक है, या आप मेरे से ये कह रहे हैं कि सर आप मेरे को पढ़ाइएगा, फ्यूचर में हम आपको कंसिडरेशन देंगे, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, promises to do or abstain from doing something, such an act or subsistence is called as consideration। एक बार फिर से सब लोग साथ साथ में पढ़ेंगे। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, हम बदले में क्या दे रहे हैं। एक अग्रीमेंट, सुनना, एक अग्रीमेंट तभी फॉर्म होता है जब कंसिडरेशन हो, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट यानी अग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो क्या कहते हैं हम कि क्या है कंसिडरेशन? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर से बोलो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, will do or abstain from doing something, such an act or subsistence is called consideration। ठीक है, तो जब प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या कोई भी और करे,
अच्छा, ये शब्द बड़ा ही मज़ेदार, अभी तक मैंने इस पर ज़्यादा जोर दिया नहीं है। अभी हम आपको केस स्टडीज़ पढ़ाएंगे और आपको लगेगा वाह क्या बात है, ठीक है। लेकिन अभी उसका लिए डेफिनेशन सीख रहे हैं कि ये डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर पे होना चाहिए। करने वाला प्रोमिसी भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आपको हमारा घर पेंट करना है, उसके बदले हम आपको 50,000 रुपये देंगे। अब आपने खुद किया या किसी और से करवाया चल जाएगा, मेरे को तो घर पेंट होने से मतलब है। तो चाहे प्रोमिसी करे या उसकी जगह कोई और करे, लेकिन मेरे डिज़ायर पर, मेरे डिज़ायर पर। समझ गए बात को? अब जैसे समझो रुको, क्या हुआ कि लाइट्स लग रही थी दिवाली के टाइम पे, तो हमारे सोसाइटी में ढेर सारी लाइट्स लगी। अब वो लाइट्स लगी तो हमारे यहाँ पे भी लगी लाइट्स, लेकिन हमारे डिज़ायर पर तो नहीं लगी। भाई वो लगा रहा था, उसकी जिम्मेदारी थी, उसने लगाया। तो क्या उस चीज़ को एक वैलिड कंसिडरेशन माना जा सकता है? नहीं, उस चीज़ को एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मर्जी से नहीं होती हैं, बस हो जाती हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम आप सबके एरिया में कोई ना कोई हो सकता है, वर्कर आता होगा, कोई क्लीनर आता होगा जो कि नगर निगम की तरफ से आता होगा। ऐसा हो सकता है ना, नगर निगम होता है, उनकी तरफ से क्लीनर आता है। एक दिन हमारे यहाँ पर भी वो एक क्लीनर आया था, स्वीपर आया था, और वो सड़क जो है साफ़ कर रहा था। हमने कहा कि भैया हमारे घर के सामने का ये एरिया है, थोड़ा सा यहाँ पे भी सफाई कर देना, मैं तुमको 200 रुपये इसके लिए अलग से दूंगा। उसने कहा नहीं भाई, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है साफ़ करने की। वो अगले दिन आता है और खुद से, क्योंकि उसके भाई जिम्मेदारी तो है, तो वो खुद से साफ़ करके ले जाता है। लेकिन जब मैंने कहा था तब नहीं साफ़ करता है। अब वो अगले दिन आता है, उसको साफ़ करता है और आकर के कहता है कि सर मैंने साफ़ कर दिया, लाइए 200 रुपये। तो हमने कहा तुमने क्यों साफ़ किया? सर वो आपने कल कहा था ना। तुमने कल तो साफ़ नहीं किया था, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने इसलिए साफ़ किया। तुमने क्या मेरे डिज़ायर पे इस काम को किया? नहीं, मेरे डिज़ायर पे तुमने नहीं किया, तुम्हारा एक काम था इसलिए तुमने किया। तो उस चीज़ को जो तुमने ये साफ़ किया, उस चीज़ को क्या कंसिडरेशन माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अच्छा, वो खुद ना साफ करके किसी और से करवा देता तो भी काम चल जाता? हाँ, समझ रहे हो? द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, promises to do or abstain from doing something, such an act or subsistence is called as consideration. यानी consideration में भी past। सर जरूरी है कि जब हमने करवाया ही नहीं तब भी हम पे करें? नहीं, हम कह तो रहे जब हमने नहीं करवाया, जब मेरे डिज़ायर पे कुछ नहीं हुआ तो हम उस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है। जो मेरे डिज़ायर पे करेगा उस चीज़ के लिए बाउंड है। अगले दिन उसने सफाई किया लेकिन मेरे डिज़ायर पे नहीं किया, वो उसकी जिम्मेदारी थी करना, इसलिए उसने किया, तो उस चीज़ के लिए हम 200 रुपया दें, उसके लिए बाउंड नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो ये डेफिनेशन क्लियर है, लेकिन अभी मतलब नहीं क्लियर है। अब मैं आपको 2 केस स्टडी सिखाऊंगा जिससे आपको इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। वर्डिंग है इस डेफिनेशन की, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पहली केस स्टडी जो आपको सिखा रहे हैं ये है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव या बालदेव की। उनको लगता है बालदेव होनी चाहिए, बालदेव करके लिखा रहता है, बलदेव। चलो ठीक है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। क्या हुआ इसके अंदर में? दुर्गा प्रसाद एक कॉन्ट्रैक्टर था, नहीं शॉपकीपर था, बलदेव एक कॉन्ट्रैक्टर था। दुर्गा प्रसाद जाता है, भाई बलदेव तुम तो कॉन्ट्रैक्टर हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉल, ये सब बनाना, दुकानें बनाना तुम्हारा काम है। भाई बलदेव सुनना, एक दुकान बना दो। एक ऐसा है, दुकानों का पूरा एक मतलब जैसे मॉल टाइप होता है, एक मार्केट तैयार कर दो हमारे लिए। मेरे जैसे और ढेर सारे दुकानदार हैं, उनके लिए एक मार्केट तैयार कर दो। दुर्गा प्रसाद देखो क्या, दुर्गा प्रसाद कहता है बलदेव से,
भाई बलदेव देखो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट तुम हमारे लिए तैयार कर दो, फिर उस मार्केट से बिक्री करके जो भी पैसा आएगा 10% का कमीशन हम तुमको देंगे बलदेव। बलदेव कहता है अरे कहाँ से आ गए ये सब दुकानदार, हटाओ इनको, नहीं बना रहे, जाओ। और बलदेव किसको भगा देता है? दुर्गा प्रसाद को भगा देता है। कुछ समय के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फोन आता है बलदेव के पास और कहता है कि बलदेव कहता है हाँ साहब बोलिए। अरे भाई बलदेव तुमको एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देना है, लोगे क्या? बलदेव कहता है हाँ सर जरूर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुमको एक मार्केट बनाना है, उस मार्केट में शॉपकीपर्स आएंगे और वो अपना सामान बेचेंगे। बलदेव को याद आती है दुर्गा प्रसाद की, अरे वो भी तो यही कह रहा था। बलदेव उस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है और मार्केट बना देता है, और वहां पे दुर्गा प्रसाद और उसके जैसे और भी कुछ शॉपकीपर्स आ जाते हैं। अब मार्केट बनाने के कुछ दिन के बाद बलदेव जाता है दुर्गा प्रसाद के पास और कहता है और दुर्गा प्रसाद कैसे हो? दुर्गा प्रसाद कहता है आ गया। बलदेव कहता है अरे दुर्गा प्रसाद याद है तुमने कहा था मार्केट बना दीजिए तो 10% कमीशन आपका होगा, लाओ मेरा 10%। बलदेव कहता है देखिए आप ही ने बनाया है, नहीं दुर्गा प्रसाद कहता है बलदेव से देखिए आप ही ने मार्केट बनाया है, एग्जिट डोर देख रहे हैं वहीं से निकल जाइए। ये बताइए आपने शायद ये कंसिडरेशन वाली पूरी क्लास नहीं की थी, पूरी क्लास करके आइए, रिकैप देख लीजिए। ये बताइए कि ये मार्केट क्या आपने मेरे डिजायर पे बनाया था? किसके डिजायर पे बनाया? तो कलेक्टर के कहने पे बनाया है, हमारे कहने पे थोड़ी ना बनाया है। तो ये क्या हमारे लिए कंसिडरेशन है? हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं है। और अगर ये हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं है तो हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो वहां से कौन चुपके से निकल जाएगा? बलदेव। तो कहेगा कि भाई ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। और यहां पे यही चीज मिसिंग थी। देखिए क्या है, किसी भी केस स्टडी को आंसर करने के लिए आपको 3 हिस्से में लिखना पड़ता है। फिर से सिखा रहे हैं, प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D must move at the desire of the promisor by promisee or any other person. If consideration does not move at the promisor's desire, it shall not be treated as a valid compensation. In the given case, Durga Prasad yani shopkeeper offered Baldev to build a market. Whatever sales will be done, a commission would be paid to Baldev, but later on Baldev builds this market at the desire of the collector. Since consideration has not moved at the desire of the promisor यानी दुर्गा प्रसाद, hence कोई भी valid consideration receive नहीं हुआ। इसलिए इनके बीच में agreement भी बना या नहीं बना? नहीं बना। समझ गए इस बात को? तो पहला पॉइंट क्या था? When at the desire of the promisor। सभी लोग बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर था? Everybody in the live section please confirm with a yes। क्या ये पॉइंट क्लियर था? ओके, नेक्स्ट अगली केस स्टडी। अगली केस स्टडी है चिनैया वर्सेस रमैया की। ऊपर वाली हट जाओ, ये वाली देखते हैं। चिनैया, चिंदिया नहीं है, चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ ये समझो। एक बूढ़ी औरत थी, ठीक, ये है एक बूढ़ी औरत। जस्ट इमेजिन ये बेड पे लेटी और अपनी आखिरी सांसें ले रही। बूढ़ी औरत बेड पे लेटी है, टेकिंग हर लास्ट ब्रेथ। ये अपनी डॉटर को बुलाती है, कहती है ओ बिटिया इधर आना। कहते हाँ बोलो माँ। कहती है अरे बिटिया तुमको याद है मेरे पास एक ज़मीन है,
बड़ी सारी। कहती हाँ हाँ याद है, कागज लेके आए। ये कहती है रुक जाओ नालायक, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। तो ये कहती है इससे, देखो बिटिया ये जमीन अब तुम्हारी। बिटिया खुश, ये। और वो जैसे पहले एक ऐड नहीं आता था पिडीलाइट वाला, उसके अंदर में एक वो दिखाता था कि वो तुरंत एक बाप से साइन करवाता था और फिर उसके वो एक ऐसे कुछ वाटर ड्रॉप होता था जिससे 0 मीटर जाता था या 1 मीटर जाता था। तो कुछ ऐड देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा है? हाँ कुछ ऐसे एक ऐड, हाँ वाटर प्रूफिंग वाला कुछ एक ऐसा ऐड आता था। उसमें वो जो एक्टर रहता है वो अपने बाप से कहता है कि बापू जाते जाते एक बार ये पेपर पे साइन कर दीजिए। उनको पेपर पे साइन करवाता है, उसमें मान लो 10 लाख रुपए लिखवाता है। जैसे ही वो 10 लाख रुपए लिखवाता है उसके बाद उसके वो बापू चल निकलते हैं, लेकिन उतने में वो पानी की बूंद गिरती है और 1 रुपया मीटर जाता है। वो 1 मीटर जाता है तो ख़त्म हो जाता है। खैर वैसे ही कुछ इसके केस में हुआ। इसने ज़मीन इसके नाम पे, अपनी बिटिया के नाम पे, डॉटर के नाम पे कर दिया। लेकिन इसने एक शर्त रखी। इसने शर्त ये रखा कि देखो तुमको अपने मामा को यानी इसके भाई को कुछ लिविंग एक्सपेंसेस देने होंगे साथ साथ में। ये बहुत बड़ी ज़मीन है, इससे जो तुम पैसा कमाओगे इससे कुछ लिविंग एक्सपेंसेस अपने मामा को देते रहना, अंकल को, इसके अंकल को देते रहना। ठीक है, क्लियर था ये? अब ये कहने के बाद ये ओल्ड लेडी हो गई रेस्ट इन पीस। ठीक, अब इसके बाद ये है डॉटर, ये है अंकल। अब ये अंकल क्या कहते हैं डॉटर से कि भाई लाओ पैसा दो। कुछ समय बाद डॉटर मना कर देती है, कहते नहीं देंगे आपको कुछ पैसा, आपने हमको क्या दिया जो हम आपको पैसा दें। ये केस चला जाता है कोर्ट में। कोर्ट में अंकल क्या कहता है कि अरे देखिए वादा किया था इसने कि पैसा देगी इस ज़मीन के बदले, और अब ये पैसा नहीं देती। और ये इसका क्या कहना था लेडी का कि अरे अंकल ने हमको कुछ दिया ही नहीं है, जब ये हमको कोई कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं तो हम इसको क्यों कुछ पे करें। समझ रहे बात को? तो इस पर कोर्ट का डिसीजन आता है। कोर्ट कहता है कि देखो भाई, अगर तुमको अंकल ने नहीं दिया ठीक है, लेकिन मरते मरते तुम्हारी माँ ने तो तुमको दिया था, तो ये जो जमीन दी गई थी ये कंसिडरेशन था तुम्हारे लिए फॉर पेइंग योर अंकल द लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये कहती है अरे ये तो मेरी माँ ने दिया था, अंकल ने थोड़ी दिया। तो कोर्ट कहता है कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ो, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यानी कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन देने वाला कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिसको आप दे रहे हैं वही आपको कंसिडरेशन दे। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो, कंसिडरेशन देने वाला कोई और भी इंसान हो सकता है। तो यहां पे अंकल के बिहाफ पे वो कंसिडरेशन किसने पे किया था? ओल्ड लेडी ने। तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन था। तो द डॉटर हैड टू पे लिविंग एक्सपेंसेस टू अंकल, उसको वो लिविंग एक्सपेंसेस अंकल को देने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? लिविंग एक्सपेंसेस मतलब जो छुटपुट खर्च है या थोड़ा बहुत अमाउंट है वो उनको अंकल को देना पड़ेगा। क्लियर एवरीबडी? कोई डाउट यहां तक? केस स्टडी का नाम बताओ क्या है? चिनैया वर्सेस रमैया। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ 1872, कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D must move at the desire of the promisor by promisee or any other person. Hence it is not necessary that consideration must be paid by promisee himself. promisee खुद दे ऐसा जरूरी नहीं। Old lady gifted a piece of land to her daughter with directions that she pays in annuity, मतलब हर साल कुछ certain money देगी किसको? अंकल को। Later on daughter denied to pay annuity as no consideration was paid by uncle. Conclusion, held that consideration has moved from third party यानी old lady and thus valid contract is formed. तो अंकल ही कंसिडरेशन दें ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है ये बात?
चलो डेफिनेशन है, द consideration must when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does or abstains from doing something, promises to do, has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, promises to do or abstain from doing something. Such an act or subsistence is called consideration. What are the essential conditions of consideration? What are the essential conditions of consideration? Consideration की essential conditions क्या क्या हैं? Number 1, consideration must move at the desire of the promisee. Consideration may move from promisee or any other person. ये promisee के desire पे move करना चाहिए, जबकि ये promisee या किसी और person से भी move कर सकता है. यहाँ पे promisee सही लग रहा है क्या? तो बोला क्यों नहीं आप लोगों ने? क्योंकि आप लोग देख करके ये सोच रहे थे अच्छा लिखा है तो सही लिखा होगा. Consideration must move at the desire of the promiser. It may move from promisee or any other person. नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो सकता है या एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड का मतलब जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है इन पास्ट, और एग्जीक्यूटरी का मतलब टू बी डन इन फ्यूचर. तो जब हम कुछ प्रॉमिस करते हैं इसका मतलब हम आगे जाके करेंगे, इट इज एग्जीक्यूटरी. और हम जब ऑलरेडी एक एक्ट कर चुके हैं तो इट इज क्या? एग्जीक्यूटेड. तो एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या? when consideration is performance of an act, it is executed, and when it is a promise, it is executed. आप लिख सकते हैं when consideration is performance of act in past. Consideration may be past, present या future. अच्छा, there is no condition as to adequacy of consideration. जैसे क्या हुआ कि 10 लाख रुपए की जमीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मात्र 50,000 रुपए में हो गया. बताओ क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? 10 लाख रुपए की जमीन 10 लाख रुपीस की लैंड को सोल्ड किया गया फॉर ₹50,000. तो 50,000 को क्या एक वैलिड कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा? विल 50,000 रुपीज बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन? अब ये बताओ, अगर हम आपको ये लैपटॉप 1,000 रुपीज में सेल कर दें, विल इट बी अ वैलिड कंसिडरेशन? लैपटॉप, ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है, देखो जरा सा तुम लोग, ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है, बढ़िया चलता है, ऐसे इसको अलट पलट भी कर सकते हैं. अभी नहीं करके दिखा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है. हम तुमको 1,000 रुपीज़ में दे दें तो क्या बताओ ये एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा? भैया हमारा सामान है, हम तुमको 100 रुपए में दें, इसकी वैल्यू बताने वाला कौन है? हम हैं. हम तुमको 100 में दें, 1000 में दें, 1 लाख में दें, 1 करोड़ में दें, 1 रुपए में दें, हम ना डिटरमाइन करेंगे इसकी वैल्यू. तो इसका एडिक्वेट है कि नहीं है ये बताने वाला कौन होता है? समझे? तो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं वो एडिक्वेट होना चाहिए. आपको जितने में बेचना है उतने में बेच सकते हैं. बस होता क्या है ना कि जब कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं होती है तो एक शक पैदा होता है, अरे 1000 रुपए में क्यों दे दिए? जरूर कुछ दबाव में दिए होंगे, किसी ने डरा धमका के लिया है, या क्या पता कुछ झूठ बोल रहे हैं. हो सकता है कि ये खिलौने वाला लैपटॉप है, उसमें प्रेस करेंगे तो गाना बजेगा, क्या पता कैसा है. तो इन दैट केस कंसिडरेशन की एडिक्वेसी का कोई कंडीशन नहीं है. हाँ, इससे बस शक पैदा होता है, वो लिखना नहीं है हमको.
हमको लिखना क्या है, बस यही पॉइंट कि देयर इज नो कंडीशन एज टू एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, इट नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस, बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू अंडर, इसका कोई वैल्यू तो होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए, 100, 200, 500, 1000, कुछ वैल्यू होना चाहिए। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में बी कंसिडर्ड बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। कहा गया है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो आप उसको बैड बार्गेन मान लो, लेकिन वैलिड है। बैड बार्गेन मतलब अरे उनको दाम निकालने नहीं आता था इसीलिए 1000 रुपया बोल दिए होंगे, वो उनके ऊपर छोड़ दो ना क्या दाम लगा रहा है। तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, समझ गए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच समवन इज लीगली बाउंड टू डू, it must not be something what someone is legally bound to do। जैसे say for example आप गए एक पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है, ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, फिक्टिशियस एग्जाम्पल, आप गए एक पुलिस ऑफिसर के पास, उन्होंने कहा, आपने एक रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि भाई 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे और रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। तो आपने 500 रुपये दिए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वो रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लीगली लायबल हैं। तो कंसिडरेशन उस चीज़ के लिए नहीं हो सकती है जिस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी एक लीगली लायबल हैं। समझ रहे हो बात को। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी एक साहब ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, मान लो मयंक ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। अब हम कह रहे हैं मयंक ज़मीन छोड़ दो हमारी, मैंने कहा कि 50,000 रुपये दे दीजिए, ज़मीन छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने 50,000 रुपये दे दिए, क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं, क्योंकि एज सच ही वॉज लीगली बाउंड टू लीव दैट प्लेस। अगर वो हमारी प्लेस है तो इसको एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा कि मैंने 50,000 रुपये दिया तो आपको ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए तो आप ऐसे भी लीगली बाउंड थे। समझे कि नहीं समझे? तो कंसिडरेशन किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं हो सकता जिस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी लीगली बाउंड हैं। इनफैक्ट आपको वो बाद में हमें लौटाना पड़ सकता है। अगर हम ये साबित कर दें कि मैंने आपको 50,000 रुपये दिए हैं तो वो कंसिडरेशन नहीं है, इस बात का आप ये नहीं कह सकते कि उसी के बदले तुमने ज़मीन छोड़ी। कोर्ट उल्टे या पुलिस उल्टे उठा करके आपको 2 डंडे मारेगी, कहेगी ये कौन सी बात हुई, वो तो ऐसे भी तुमको छोड़ना था। जो 50,000 रुपये लिए हो वो इस बात का कंसिडरेशन नहीं है कि तुमने ज़मीन छोड़ दिया, उस चीज़ के लिए तो तुम लीगली बाउंड थे। समझे कि नहीं समझे? ऐसे चाकू रख करके बोलो कि निकालो 10,000 रुपये और बाद में कहो हमने अब्सिस्टेंस किया है, आपको मारा नहीं, ये हमारा नॉट टू डू समथिंग था। कंसिडरेशन कैन बी नॉट टू डू समथिंग, मैंने आपका मर्डर नहीं किया इसलिए आपने 10,000 रुपये दिए, कंसिडरेशन नहीं, आप उस चीज़ के लिए ऑलरेडी लीगली बाउंड है। तो कंसिडरेशन कैन नॉट बी समथिंग फॉर विच यू आर ऑलरेडी लीगली बाउंड। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजन। हमने आपसे कहा कि ऐसा है, ये आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि भाई हमारा होमवर्क कर देना। आपने पूछा कि अच्छा क्या दोगे फिर हमको? तो उसने कहा इसके बदले हम तुमको घुमाने फिराने ले जाएंगे। तो घुमाने फिराने ले जाएंगे मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट टर्म्स में बताओ क्या होगा। पता चला वो उठा करके आपको नीचे पार्क में ले जा कर आओ चलो घूमो, तो एग्जैक्ट टर्म्स में बताओ कि क्या होगा। इट शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। हमने कहा कि ये सवाल सॉल्व कर तो तुमको शाबाशी देंगे। शाबाशी मतलब क्या होता है? कोई डिफाइंड है? नहीं, इट शुड बी रियल, यानी जो एग्जिस्ट करता हो। इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। ढेर सारे पैसे देंगे नहीं। हम लोगों ने सीखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी उसके टर्म्स क्या होने चाहिए? डेफिनेट एंड नॉट वेग। डेफिनेट टर्म्स होने चाहिए, वेग टर्म्स नहीं। बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, बहुत कम पैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट शुड बी डेफिनेट एंड नॉट वेग। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकता है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बदले में किसी का मर्डर कर देंगे, 10 लाख रुपए दे दो। या एक ऐसी करके केस स्टडी मान लो आती है कि एक्स ने पैसा दिया वाई को
कि हम 5 लाख रुपया देंगे और तुम Z को डाइवोर्स दे दो। आया हुआ है, सवाल है आपके कहीं ना कहीं पे है, ठीक है, सवाल है। X ने Y को पैसा दिया कि तुम Z को डाइवोर्स दे दो और हमसे शादी कर लो, इसके बदले 5 लाख रुपए दिए गए, ठीक है। तो ये बताओ ये एक वैलिड कंसिडरेशन है कि नहीं? बाद में वाई मुकर जाता है, ये एक वैलिड कंसिडरेशन है कि नहीं? अग्रीमेंट फॉर्म हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, इमोरल है ना, सही है, ये इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो कोई इमोरल चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या अनलॉफुल एक्टिविटी कंसिडरेशन नहीं हो सकती। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मान ले, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने घूस के लिए पैसा दिया, आपने कहा 10 लाख रुपए लो और मेरी नौकरी लगवा देना, ये क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, घूस देना। तो हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे कि ये सब क्या क्या है। फिलहाल के लिए ये बेसिक पॉइंटर्स थे कंसिडरेशन के, क्या क्या पॉइंटर्स थे एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर आप लोग कंफर्म करिएगा आया कि नहीं आया। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। केस स्टडी का नाम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस स्टडी का नाम चनैया वर्सेस रमैया। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो सकता है। व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट इन पास्ट एग्जीक्यूटेड and when it is a promise it is executory. Consideration may be past, present या future. There is no condition as to adequacy of consideration. Consideration must not be something which someone is legally bound to do. Consideration may be real and not illusory, and consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. Clear यहाँ तक? Everybody in the live section, please write clear अगर आपको ये समझ में आ गया तो। राइट क्लियर अगर ये समझ में आ गया तो। आप लोग सबको समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। प्रणव, अर्पिता, ओके। नेक्स्ट, क्या जरूरी है हर बार कंसिडरेशन हो? हमने आपको सिखाया कि बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। कब कब ऐसे होता है बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट फॉर्म? ये सारे केसेस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला केस कौन सा है? व्हेन इट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर से फॉर एग्जांपल एक पति अपनी पत्नी को अगर कुछ गिफ्ट दे रहा है या कुछ ट्रांसफर कर रहा है तो जरूरी है, या एक माँ अपने बेटे को, बेटा अपने माँ को, बाप अपने बच्चों को अगर कुछ दे रहा है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इज इट नेसेसरी कि बदले में कुछ लेंगे? नहीं। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन will be considered valid only if it will be considered valid only if it is made out of love and affection. It should be made out of love and affection. यानी कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती से नहीं है। लव एंड अफेक्शन आप समझ रहे होंगे, है ना, प्यार मोहब्बत से दिया, ठीक है, जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी दबाव में नहीं। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। नियर रिलेशनशिप है, बाप बेटा, पति पत्नी, तो ये सब क्या है? नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। हम किसी अनजान आदमी को क्यों ही देंगे कुछ? कोई मतलब बनेगा उसका? नहीं। तो लॉ भी उस पर शक करेगा ना। नेक्स्ट, इट मस्ट बी रिटन एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विल बी कंसिडर्ड वैलिड ओनली इफ। ये पिछले बार के एग्जाम में देखो, अभी तो ये जो जून वाला एग्जाम था ये भी हुआ नहीं है, लेकिन ये नवंबर या दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, अभी आपका वैसे दिसंबर में होगा, जो दिसंबर में एग्जाम, दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा था
ऐसा कुछ कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है. सो एन अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन will be considered valid only if it is made out of love and affection, parties must stand in a near relationship to each other, लेकिन it should be written and it should be registered under law. अच्छा, registered under law को समझते हो? उसका मतलब क्या होता है? registered under law का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है स्टैंप, स्टैंपिंग की बात नहीं कर रहे हैं. कई लोग समझते हैं स्टैंप पेपर पे हो गया तो रजिस्टर्ड अंडर लॉ. एक होता है नोटराइज करवाते हैं उसको. फिर स्टैंपिंग अलग चीज़ हो गया, नोटराइजिंग अलग हो गया. हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्री की. जैसे आपने सुना है कभी कभी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है. तो रजिस्ट्री में क्या होता है, आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं. रजिस्ट्रार वो है जो कि डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है. क्या मेंटेन करता है? डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है. तो आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई मैंने फला फला पर्सन को ये वाली ज़मीन, ये वाला असेट, ये मशीनरी, ये कार दे दी है, ट्रांसफ़र कर दिया है बिना किसी कंसिडरेशन के. आप इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रजिस्टर कर लीजिए. और समझ लो एक सरकारी ऑफिस है, वहाँ पे एक बंदा बैठा है जो कि है रजिस्ट्रार. ठीक है, वहाँ पे एक बंदा बैठा है जो कि रजिस्ट्रार. नाउ से फॉर एग्जाम्पल अल्मीनी है ना, उनको याद था. तो say for example Almin has transferred her scooty to Jagriti. सही नाम बोले तो Almin has transferred her scooty to Jagriti. और अब हम हैं रजिस्ट्रार. ठीक है, अब हम हैं रजिस्ट्रार. हम पूछेंगे हाँ भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट आया. हाँ भाई अल्मीन, कौन है अल्मीन का? हाँ हाँ सर. आपने अपनी स्कूटी ट्रांसफ़र की है. जागृति कौन है? हाँ इधर. आपको ट्रांसफ़र किया गया है, ये ऐसे ऐसे करके ट्रांसफ़र हुआ. विटनेस कौन कौन है? विटनेस कौन कौन है? ये विटनेस आप लोगों ने देखा है. हाँ ठीक है. तो ये डॉक्यूमेंट अब हम लेंगे और अपने पास रजिस्टर करके उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे. हम हैं रजिस्ट्रार. ऐसे ही करके हम आपको ये सिखाना चाह रहे थे कि ज़मीन खरीदा बेचा जाता है, बिल्डिंग फ्लैट खरीदा बेचा जाता है तो उसकी रजिस्ट्री तो होती है, बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स की भी रजिस्ट्री होती है. तो हमने उसको क्या कर लिया? रजिस्टर कर लिया. तो अब इससे ये वैलिड प्रूफ हो गया ना कि हाँ भाई ऐसा हुआ है. तो अगर आपको बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, देन इट शुड बी मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर. रिटन होना चाहिए और फिर जाकर के क्या करवा लो? रजिस्टर्ड अंडर लॉ करवा लो, उसकी रजिस्ट्री करवा लो. समझ गए रजिस्ट्रार कैसा होता होगा? समझ गए? चलो ठीक है. पक्का? पहला क्या इसका एक्सेप्शन हो गया? कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. दूसरा क्या है? कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज. पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए भैया पास्ट में मैंने आपको फ्री के एडवाइस दिया था. पास्ट में मैंने आपको फ्री के एडवाइस दिया था, उसके बदले आज आप मेरे को पैसा दे रहे हो. अब ये कहना गलत है कि आप मेरे को उसके बदले दे रहे हो. मैंने आपको दिया था, उसके बदले हमने आपसे पैसा फिक्स नहीं किया था, लेकिन हमको चाहिए. मैंने आपको फ्री का एडवाइस दिया, आपने मेरे को वॉलेंटरली या खुद से हम कह सकते हैं पैसा दिया, तो मेरी वॉलेंट्री सर्विस थी. मैंने अपनी मर्जी से आपको दिया एडवाइस और आपने भी फिर उसके बदले पैसा दिया. लेकिन ये पैसा क्या है? पास्ट में रेंडर की गई वॉलेंटरी सर्विसेज के लिए फ्री में जो सर्विसेज. जैसे से फॉर एग्जांपल आज हमने आपके लिए एक गाना लिखा, ठीक, आप बाद में जा कर के आपने वो गाना गाया अपनी जैसे भी आवाज़ में और गाना हिट हो गया. ठीक है, बढ़िया खासा हमने आपको गाना एक क्लिक करके दिया था हनी सिंह स्टाइल, और आपने उसको अपने वही रैप वाली भाषा में गाया और एकदम वो गाना एकदम हिट हो गया. बाद में आप कह रहे हैं एकदम ऐसे चेन में लटका करके, सर आई बिकेम रिच जस्ट बाय सिंगिंग.
हेयर इज योर पार्ट ऑफ ₹10 लाख जस्ट एज अ ऑनोरेरियम। ठीक है, पता नहीं कब ऐसा समय आएगा कि आप लोग ऐसा कुछ सक्सेसफुल बनने के बाद आएंगे। तो हेयर इज योर पार्ट एज एन ऑनरेरियम। तो क्या उसके लिए हम आपको बदले में कोई कंसिडरेशन दें, ज़रूरी है? नहीं। दिस इज द कंपेंसेशन फॉर माई पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बताओ? प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। तो टाइम बार्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कुछ उधार दिया। कितने रुपए का उधार दिया? 10,000 रुपये का उधार दिया। और फिर आप देखते थे वो आपका दोस्त जो है ऑल्दो सारे ब्रांडेड कपड़े पहन करके आता था और ब्रांडेड चीज़ें ही पहनता था, लेकिन फिर भी कहता था अरे यार समय बड़ा ख़राब चल रहा है, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। आप सोचते थे उससे कैसे पैसे मांगे 10,000 रुपये। आपने दिए थे उसको पैसे, और सीए की जर्नी देखो बहुत लंबी है। मान लो आर्टिकलशिप की शुरुआत में दिए थे, 3 साल की आर्टिकलशिप ख़त्म और आप उससे पैसे ही नहीं मांगते हो। ठीक है, आपने उससे पैसे मांगे? नहीं मांगे। 3 साल के बाद आपका वो डेट रिकवर करने का राइट खत्म हो जाता है। मतलब 3 साल के बाद अब आप पैसे नहीं मांग सकते। आप अगर मांग भी रहे हो तो उसके लिए कोई लीगल राइट नहीं बचा है। मतलब आपको 3 साल के अंदर अंदर उस पैसे को मांगना पड़ेगा। मांग लो, वो नहीं दिया अलग बात है, तब तुम केस फाइल कर सकते हो 3 साल के अंदर अंदर। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर मांग लो, अगर नहीं दे रहा है तो 3 साल के अंदर अंदर उसके लिए क्या कर दो? केस फाइल कर दो। ये लिमिटेशंस एक्ट का कहना है। एक एक्ट है, कानून है हमारे यहाँ का, लिमिटेशंस एक्ट, जो कि कहता है कि सोए रहने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कुछ बकाया है तो 3 साल के अंदर मांगो। 3 साल के बाद मांगोगे तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है उस पैसे को मांगने का। जेन्युइन बात है कि नहीं है? जेन्युइन बात है। तुम अगर अपने अधिकार को लेकर के सो गए तो फिर सो ही जाओ। 3 साल के बाद पैसा नहीं मांग सकते। हो गया 3 साल, बीत गया, लेकिन अब तुम्हारा दोस्त सीए बन गया। तुम्हारा दोस्त सीए बन गया और एक दिन वो आता है, आ करके कहता है अरे भाई इधर आना, वो जो तुमसे 10,000 रुपये लिए थे ये रहे तुम्हारे 10,000 रुपये। आपकी आंखों में आंसू आ गए, आखिर इसने दे दिया। लेकिन फिर आपको वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद आ गया। सीए बनते बनते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ ही लोगे। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद आ गया, अरे ये तो मेरे को पैसा दे रहा है, इसके बदले तो कोई कंसिडरेशन हम दे नहीं रहे। लेकिन क्या ये कंसिडरेशन पिछला वाला डेट था जो आपने उसको दिया था? हाँ, तो भले वो टाइम बार्ड हो चुका है। वो क्या हो चुका है? टाइम बार्ड। उसके बदले, उस टाइम बार्ड डेप्ट के बदले अगर आज आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है तो आप बदले में कुछ दें, ऐसा जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी इफ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। यानी आपका दोस्त अगर आपसे कह रहा है, दे रहा है पैसा या वादा कर रहा है कि वो आपको 10,000 रुपये देगा, तो उसके बदले आप कुछ दें, ऐसा जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये बात? हालांकि लीगली आप रिकवर नहीं कर सकते, फिर भी अगर सामने वाला उस चीज के लिए वादा कर रहा है तो अब आप बदले में कुछ दें, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज कंफर्म एवरीवन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? एजेंसी। अगर किसी को आप एजेंट के तौर पे अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको आप कुछ कंसिडरेशन दे। यानी एक एजेंट, जैसे मान लो मैंने आपको अपना एजेंट अपॉइंट किया कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करना, तो हम आपको कुछ कंसिडरेशन दें, ऐसा जरूरी नहीं। एक एजेंट अपॉइंट करने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं। अगला वाला बड़ा मजेदार है, बताओ देखो क्या ये? बेलमेंट। क्या ये? याद है मैंने ऐसा कहीं कुछ पीछे भी आपको नाम रेफर कराया था, हमने कहा था आपको आगे समझाएंगे। तो बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट समझना। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टियों के बीच, एक है बेलर और एक है बेली।
बोलो कौन कौन? बेलर और बेली, बेलर और बेली। सर बेलर कौन है? जो असेट का मालिक है वो है बेलर। सर बेली कौन है? जो असेट को यूज करता है वो है बेली। जो असेट का मालिक है वो है, जो असेट को यूज करता है वो है बेली। इस कैलकुलेटर का मालिक कौन है? हम हैं। ठीक है, हम कौन हो गए? बेलर। और ये असेट हम आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है नहीं, हालांकि क्या जरूरत भी नहीं है। मान लो आपको कैलकुलेटर की जरूरत है और हमने आपसे कहा कि देखो ये असेट, ये कैलकुलेटर यूज कर लो और क्लास खत्म होने के बाद लौटा देना। कैलकुलेटर यूज कर लो और क्लास खत्म होने के बाद मयंक इसको लौटा देना। और हमने ये कैलकुलेटर दे दिया मयंक को, लो अब ये कैलकुलेटर मयंक के हाथ में है। बताओ मयंक क्या इसका मालिक बन गया? इसका मालिक कौन है? हम कौन है? बेलर। मयंक कौन है? हमने मयंक तुमको केवल इस असेट को, इस कैलकुलेटर को यूज करने का राइट दिया है, इसका मालिकाना हक यानी इसकी ओनरशिप नहीं दी। तो व्हेन एन असेट इज गिवन, व्हेन एन असेट इज गिवन या व्हेन द राइट टू यूज एन असेट, व्हेन द राइट टू यूज एन असेट इज गिवन बाय बेलर टू बेली, आफ्टर विच या फिर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और यूज, किसी पर्टिकुलर समय के लिए या किसी पर्टिकुलर यूज के लिए। जैसे हमने कहा कि एक सवाल करके दे देना या 1 घंटे के बाद दे देना। आफ्टर विच द गुड्स मस्ट बी रिटर्न, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज क्या? बेलमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? बेलमेंट। तो बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली, इन विच, हाँ आपको लिखवाएंगे, in which baler transfers the bailey the right to use an asset for a specific use or for a specified time. ठीक है, particular time or specific use after which the asset must be returned. Such an agreement is called as bailment. अच्छा, बेलमेंट में जरूरी है मयंक हम तुमसे पैसा लें? हम तुमसे इस चीज का पैसा लें जरूरी है? नहीं। अच्छा, हो सकता है कि कुछ चीज़ों का पैसा लिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हम आपको अपनी कार चलाने के लिए दे रहे हैं, आप चलाना और फिर उसको लौटा देना। हो सकता है कि हम आपसे उसके बदले पैसा लें और हो सकता है उसके बदले पैसा ना लें। ना लेंगे तो भी चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारे बीच में, क्योंकि बेलमेंट तो बन गया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कार को चलाएं और फिर ला करके हमको सही हालत में उसको लौटा दें। अब उसके बदले पैसे हो सकता है लिए जा रहे हो सकता है ना लिए जा रहे हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। भले ही कंसिडरेशन ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। लिखना है इसको प्लीज, एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन। It is a contract between baler and bailey, whereby baler ब्रैकेट में owner of the asset transfers bailey the right to use an asset for a specific time or purpose, comma
आफ्टर विच, जिसके बाद क्या करना होता है, द असेट मस्ट बी रिटर्न। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में भी, देखो ग्रेच्युटोस ऐसे देख के लिखना, ग्रेच्युटोस, ग्रेच्युटोस का मतलब विदाउट कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेच्युटोस, नॉन ग्रेच्युटोस का मतलब लिखना विथ कंसिडरेशन। नॉन ग्रेच्युटोस का मतलब लिखना विथ कंसिडरेशन। इसके बाद क्या है बताओ, कंप्लीटेड गिफ्ट। आइए देखिए, सुनिए ध्यान से, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब हुआ कि जब हम आपको एक गिफ्ट पूरी तरीके से दे रहे हैं, सर पूरी तरीके से मतलब, पूरी तरीके का मतलब कि हम उसका कोई भी राइट अपने पास नहीं रख रहे। मैंने आपको एक पेन गिफ्ट किया और कहा कि ये तुम्हारा हुआ, ये नहीं कहा कि देखो पेन गिफ्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे मत इस्तेमाल करना, वो मत इस्तेमाल करना, किसी और को मत देना, ये मत करना, ये सब कुछ नहीं, पूरी तरीके से आपको दे दिए। इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट। उसका कोई भी राइट, कोई भी अधिकार मैंने अपने पास नहीं रखा। अगर ऐसा कोई आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी को तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। होता भी है, अगर आप गिफ्ट देते हैं तो उसमें कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं। और आखिरी क्या है इसमें, चैरिटी, चैरिटी के अंदर में भी कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं। तो ये वो पॉइंट्स थे जब कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। एक बार पढ़ना क्या क्या, व्हेन इट इज़ आउट ऑफ नेचुरल love and affection, compensation for past voluntary services, promise to pay a time barred debt, agency, bailment, completed gift और charity। अब हम लोग एक डॉक्ट्राइन पढ़ रहे हैं, इस डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तब तक हम आपके साथ में केस स्टडी और डिस्कस करते हैं, ऊपर कंसिडरेशन से जुड़ा हुआ, इनफैक्ट डेफिनेशन से जुड़ा हुआ। केस स्टडी कुछ ऐसे, सुनना, ए ने 10,000 रुपए दिए बी को, बी इस पैसे को चुका नहीं पा रहा था, तो सी आकर के बी के बिहाफ पे सी इसका दोस्त आकर के 10,000 रुपए
चुका देता है। बाद में ए को मन करता है कि नहीं हमको तो बी से ही लेना है पैसा, तो वो बी के ऊपर एक केस फाइल करता है कि हमको 10,000 रुपये तुम दो। तो ये बताइए क्या वो बी से पैसे रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ नहीं, वो कहता है कि सी से जो हमको मिला चलो वो हम वापस कर भी देंगे, लेकिन बी तुम हमको पैसा दो। वो बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि नहीं कर सकता? आंसर यस और नो। आंसर इज नो, बिकॉज कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम promisee or any other person. So here C can pay on behalf of B. It will be considered as a valid consideration. It will be considered as a valid consideration. उसको एक valid consideration माना जाएगा। तो hence A cannot file a suit on B. A B के ऊपर suit file नहीं कर सकता। कर सकता है क्योंकि B ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है प्रणव। वो नई केस फाइल कर सकता, क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन भले बी ने नहीं दिया लेकिन उसके बिहाफ पे किसने दे दिया? सी ने। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आइए सीखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अ थर्ड पार्टी कैन नॉट सी यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। वापस से क्या लिखा हुआ है? देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अ थर्ड पार्टी कैन नॉट सी यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे P ने बोरो किया 5,000 रुपए फ्रॉम Q, R agrees to pay Q rupees 5,000 on behalf of P. If P does not pay Q, then Q can't sue R. क्या मतलब सर, क्या कह क्या रहा है? मैंने आपको पैसे दिए, 50,000 रुपये दिए कि मेरे को लौटा देना। आपका हमारे और तुम्हारे बीच में अग्रीमेंट बन गया। सब लोग सुनना, मेरे और तुम्हारे बीच में अग्रीमेंट बन गया। मैंने तुमको 50,000 रुपये दिए, हमने कहा लौटा देना मेरे को 50,000 रुपीज़। ठीक, आपने नहीं लौटाया। आपका दोस्त आकर के कहता है मैं अपने दोस्त के पैसे दूंगा। ठीक है, अब ये बताओ बाद में क्या हम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? तुमने पैसे नहीं दिए, हाँ नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन है? दे कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। मान लो आपके और एक एयरलाइंस कंपनी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया। उस कंपनी ने टिकट का प्राइस आपको रिफंड नहीं किया और आप उनसे वही क्लेम कर रहे हो। आपके और कंपनी के बीच झगड़ा चल रहा है। ठीक, अब उसमें आपका एक दोस्त है वकील। वकील कहता है रुक भाई, मैं तेरे पैसे निकलवाऊंगा। तो क्या वो जाकर के कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? केस तो आप ही को फाइल करना पड़ेगा ना। केस तो आप ही के नाम पे जाएगा, आपका दोस्त नहीं फाइल कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो दोस्त है वो क्या है? थर्ड पार्टी। देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी कि नहीं होगी? यही है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट स्टेट्स दैट देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अ थर्ड पार्टी कैन नॉट सी यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? सबसे पहला क्या है? ट्रस्ट। In case of a trust, the beneficiary can sue the trustee, although originally the contract is executed between the settler and the trustee. Trust के केस में beneficiary can sue the trustee. In case of a trust, the beneficiary can sue the trustee, although originally the contract is executed between the settler and the trustee. Settler और trustee के बीच में था, लेकिन ट्रस्ट के केस में जो बेनिफिशियरी वो स्यू कर सकता है। सर क्या मतलब, क्या निकला इसका? ट्रस्ट क्या होता है ये समझो। ट्रस्ट क्या होता है ये समझो।
जैसे मान लो ये एक बंदा है, ठीक, अमीर बंदा है, ढेर सारी प्रॉपर्टी है, ढेर सारा पैसा है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है और वो चाहता है कि इसकी ये प्रॉपर्टी बच्चों की पढ़ाई में यूज़ हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई में यूज़ हो, बच्चों की पढ़ाई में या गरीब बच्चों की पढ़ाई में, चिल्ड्रन की पढ़ाई में यूज़ होना चाहिए एजुकेशन के पर्पस के लिए। अब ये सोचता है मेरे पास तो उतना समय नहीं है, ना ही कि हो सकता है इसके पास ज़्यादा ज़िंदगी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, एक ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? अरे सर ये तो हम लोग बड़ा सुनते थे, अरे वो ट्रस्टी है, ट्रस्टी है, तो हम लोग तो उसको मालिक मानते थे। मालिक नहीं है क्या? नहीं, मालिक नहीं है, वो जिम्मेदार है उस ट्रस्ट को संभालने का। ओ, मतलब हो सकता है कि आप भी एक ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाएं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। मालिक जो है यहां पे वो होता है सेटलर। क्या नाम है? सेटलर। तो ये इसके साथ, ये सेटलर जो एक दिन ट्रस्टी को बुलाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, भाई साहब देखो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तुमको एक स्कूल खोलना है जिससे कि तुम गरीब बच्चों को पढ़ाओगे। इसी में थोड़ा बहुत जो पैसा इस ट्रस्ट के, इस स्कूल के थ्रू आएगा, या हम और जो पैसा दिया करेंगे जो मेरे खाते में पड़े हुए हैं उसके थ्रू तुम्हारी सैलरी जाएगी, बाद बाकी ये ट्रस्ट का स्कूल है और जिसके तुम क्या हो? ट्रस्टी। और ये जो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, ये कौन है इसके? बेनिफिशियरी। ये कौन है इसके? बेनिफिशियरी। ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट का क्रिएट हो गया जिसमें एक सेटलर है जो कि इसका मालिक है, ये ट्रस्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मेरी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए करोगे? बेनिफिशियरी यानी इन बच्चों के लिए करोगे, उनके पढ़ाई के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पहले बताओ ये ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रस्ट क्या होता है समझ में आया? अब बाद में क्या हुआ, ये ट्रस्टी मुकर गया और ये इस सेटलर के जाने के बाद इन बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब ये बच्चे अगर चाहें तो कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं। अरे सर ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं थे, लेकिन ये लोग भी चाहें अगर तो फिर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं क्योंकि ये इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या थे? बेनिफिशियरी। एक ऐसे ही किसी मूवी का ध्यान है मेरे को, शायद ऐसा था, एक वृद्धाश्रम, मतलब बहुत पुरानी मूवी रही होगी जो शायद हमने भी कभी अपने बचपन में देखी होगी, तो हमको ऐसा बस थोड़ा थोड़ा वो कॉन्सेप्ट उसका ध्यान है कि क्या था कि कोई वृद्धाश्रम था, उसमें से उन लोगों को निकाला जा रहा था, तो वो लोग केस फाइल करते हैं जाकर के कोर्ट में, और वो वृद्धाश्रम एक ट्रस्ट के अंडर क्रिएटेड था, तो वो लोग उसके ट्रस्टी के खिलाफ जाकर के केस फाइल करते हैं। अब सोचो अगर वो ट्रस्ट है, उससे ज़्यादा का हमको कुछ नहीं याद है, लेकिन अब इतना ध्यान आता है कि अगर वो ट्रस्ट रहा होगा तो उसका एक ट्रस्टी है जिसके खिलाफ वो लोग केस फाइल कर रहे थे, और कॉन्ट्रैक्ट तो ट्रस्टी और उस ट्रस्ट के मालिक के बीच हुआ होगा, सेटलर के बीच, जिसकी वो प्रॉपर्टी रही होगी। लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग थे जो उस वृद्धाश्रम में रहते थे, वो उसके क्या थे? बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी तो एक थर्ड पार्टी हो गया ना, जिसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, लेकिन वो भी चाहे तो केस फाइल कर सकता है। तो यही यहाँ पे कहा गया, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन sue द ट्रस्टी ऑल्दो ओरिजिनली द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन सेटलर एंड ट्रस्टी। इसका एक केस स्टडी है बड़ा अच्छा। मिसेज एक्स वाइल डाइंग इंटरेस्टेड अ प्रॉपर्टी टू सोनू। मरते मरते उसने एक प्रॉपर्टी बड़े बच्चे को दे दिया, सोनू को, कि तुम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो छोटा बेटा है उसके लिए भी करना। किसके लिए? राजू के लिए, यंगर सन राजू। लेटर ऑन सोनू ने डिनाई कर दिया कि हम इसका कोई भी पैसा या कोई भी बेनिफिट राजू को नहीं देंगे। क्या राजू केस फाइल कर सकता है? हाँ, क्योंकि राजू इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट क्रिएटेड बिटवीन हिज मदर एंड एल्डर ब्रदर सोनू। वो एक बेनिफिशियरी है उस ट्रस्ट का जो कि उस मदर ने उस प्रॉपर्टी के थ्रू दिया था। किसको? सोनू को। इज दिस क्लियर? समझ में आई बात?
नेक्स्ट, इन केस ऑफ फैमिली। अच्छा ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सेप्शंस किसके? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट जब होती है तो मान लो सबके बीच में ये हुआ था कि जितने बच्चे होंगे सब में बराबर बराबर का बंटवारा होगा, ये पहले से तय था। पहले 3 बच्चे थे, ये तय करने के बाद चौथा बच्चा भी तो पैदा हो सकता है। फैमिली है वो तो बढ़ती रहती है कि नहीं? तो फैमिली सेटलमेंट में अगर चौथा बच्चा भी पैदा हो गया, उसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं थे, लेकिन वो भी केस फाइल कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट में ये पॉसिबल है। बस ऊपर ऊपर से याद रखना, जो हेडिंग है उसका लिए वो हेडिंग याद रखनी है। समझ में आया? तीसरा क्या है? एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल। इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? जब आप खुद किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बाद में उस चीज से मुकर नहीं सकते। जब खुद आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बाद में उस चीज से मुकर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप लोन ले रहे थे, 1 लाख रुपए का लोन ले रहे थे। आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं और आपका दोस्त जाकर के बैंक में कहता है, सर जी घबराइए मत, मैनेजर साहब घबराइए मत, अगर ये नहीं चुकाता पैसा तो हम चुकाएंगे पैसा। हम दोनों ही ये जो बिजनेस शुरू कर रहा है उसमें पार्टनर हैं, या हम भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद से एक्नॉलेज करते हैं। एक होता है एस्टॉपल, वो दिखाना जो आप नहीं हैं, वो दिखाना जो आप नहीं हैं। जैसे मान लीजिए उसकी एक फर्म थी, या चलो प्रोप्राइटरशिप थी, आपने कहा अरे हम लोग तो पार्टनर हैं बिजनेस में। आपने खुद को कैसे दिखा दिया? पार्टनर। अगर आप पार्टनर बन गए तो आप उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो गए कि नहीं हो गए? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यू शो योरसेल्फ एज अ पार्टनर। बाद में बैंक आती है और आपसे पैसा मांगती है, कहती है कि देखो पैसा तो डूब गया और वो जिसने लोन लिया था वो तो दे नहीं रहा, आप पार्टनर हो, आप दो पैसा। आप कहते हैं नहीं हम तो पार्टनर नहीं, उस दिन तो हमने ऐसे ही कह दिया था। नहीं चलेगा। वॉट यू हैव सेड वंस यू कैन नॉट डिनाई लेटर ऑन। जो आपने कह दिया आप उसे बाद में डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद उस डेट को एक्नॉलेजमेंट कर लें, खुद उसकी जिम्मेदारी ले लें, या एस्टॉपल यानी आपने खुद को ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया जो आप असल में नहीं है, तो आप बाद में उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर और नॉट? फिर एक है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, एक्स ने ये लड़की है, ये लड़की का बाप है, और ये आदमी है जो इस लड़की से शादी करेगा। इसके बाप ने, लड़की के बाप ने लड़के को 5 लाख रुपए दिए। सर दहेज? अरे नहीं, ऐसे गिफ्ट्स, मैरिज एक्सपेंसेस वगैरह के नाम के। बाद में लड़की की शादी हो जाती है और किसी भी कारण से फॉर एग्जाम्पल मैरिज ब्रेक्स, तो इन दैट केस कैन दिस गर्ल रिकवर या फाइल अ सूट अपॉन द हस्बैंड और दिस बॉय टू रिकवर दीज एक्सपेंसेस? यस, वो केस फाइल कर सकती है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट तो भाई इसके बाप और इसके बीच में हुआ था, लेकिन ये लड़की भी अगर चाहे तो फिर केस फाइल कर सकती है। तो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ढेर सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना भाई, शादी का बात चल रहा है, उसमें ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने भी पैसे लगाए, किसी और ने पैसे लगाए, लेकिन अगर वो बाद में ब्रेक हो जाता है तो जो लड़की है वो तो केस फाइल कर सकती है, जो लड़का है सामने से वो भी केस फाइल कर सकता है। यस और नो? तो दिस इज क्या? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ, द असाइनी कैन स्यू अंडर अ, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का असाइनमेंट हो, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेक था, वो चेक मैंने आपके नाम कर दिया, तो मैंने आपको वो क्या कर दिया? असाइन। क्या कर दिया? तो आप क्या बन गए? असाइनी। मेरे पास एक चेक है वो मैं आपके नाम कर सकता हूं, तो आप क्या बन गए? असाइनी। तो इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनी कैन सी यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और छठा क्या है? इन केस ऑफ
कोवेनेंट रनिंग विद अ, पढ़ो ध्यान से, इन केस ऑफ कोवेनेंट का मतलब हो गया कंडीशन। क्या मतलब हो गया? कंडीशन। समझो, एक बार की बात है, ये एक जमीन थी, मिस्टर श्याम के नाम पे। इस जमीन पे एक मंदिर था। मंदिर या कोई भी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप मान सकते हैं, इस पे था। श्याम को ये जमीन बेचनी थी। श्याम ने ये जमीन मिस्टर से फॉर एग्जाम्पल राम को बेच दी, मिस्टर, या कोई और नाम ले लेते हैं, मिस्टर रवि को बेच दी। ठीक, अब हुआ क्या, मिस्टर रवि चाहते थे कि इस मंदिर को डीकंस्ट्रक्ट करके हम कहीं और कुछ बनाएं, कोई दूसरा कुछ बना लें, कोई दूसरा मंदिर बना लें, ऐसा कुछ कर लें। लेकिन इसको ध्यान आता है कि कंडीशन मिस्टर श्याम ने रखी थी। मिस्टर श्याम ने जब ये ज़मीन बेची थी मिस्टर रवि को, तो इन्होंने एक शर्त रखा था कि ये मंदिर टूटना नहीं चाहिए। इसी शर्त पे हम आपको ये ज़मीन बेचेंगे। शर्त हो गई। तो मिस्टर रवि के ऊपर में ये शर्त थी। अब ये शर्त मिस्टर रवि के ऊपर थी, तो इसलिए वो इस मंदिर को तोड़ते नहीं। मिस्टर रवि ने ये ज़मीन बेच दी मिस्टर आनंद को। अब आनंद कहते हैं कि भाई रवि, आपके ऊपर ये शर्त थी, मेरे ऊपर तो ये शर्त थी नहीं। अब इस मंदिर को तोड़ करके हम इसको कहीं और कुछ बना सकते हैं, यस और नो? तो अब समझो क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर एक कोवेनेंट यानी एक कंडीशन है रनिंग विद अ लैंड, तो ये कोवेनेंट रवि के ऊपर था, तो यही कंडीशन आनंद के ऊपर भी रहेगी। अगर ये एक्स वाई जेड को बेचता है तो उनके ऊपर भी ये कंडीशन रहेगी। ये कंडीशन हर एक ट्रांसफरी के ऊपर, यानी हर किसी के पास, जिसके पास ये जमीन जाएगी, हर किसी के ऊपर ये शर्त लागू रहेगी। दिस इज द कंडीशन या कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। आपको ये शर्त माननी ही पड़ेगी। तो बाद में जाकर के अगर मिस्टर आनंद इस मंदिर को डिसलोकेट करते हैं, कहीं और बनाने की कोशिश करते हैं, तो मिस्टर श्याम क्या मिस्टर आनंद के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ कोवेनेंट या कंडीशन रनिंग विद द लैंड। इट कैन बी इन्फोर्स्ड, पढ़ो क्या लिखा, इट कैन बी अपॉन इट्स, यानी मिस्टर श्याम इस कंडीशन को मिस्टर रवि के अलावा मिस्टर आनंद के ऊपर भी इन्फोर्स कर सकते हैं। बाद में अगर ये x को बेच दे तो x के ऊपर भी, x y को बेच दे तो y के ऊपर भी, हाँ जी, और किसी के ऊपर में भी इन्फोर्स कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, इफ देयर इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विद लैंड, इट कैन बी इन्फोर्स्ड अपॉन इट्स सक्सेसर also. Is this clear? Everybody in the live section, please confirm, is this clear? Very, very important point. अगर मिस्टर आनंद मंदिर तोड़ दी तो मिस्टर श्याम मिस्टर रवि के ऊपर केस फाइल करेंगे? मिस्टर आनंद के ऊपर, जिन्होंने इस कंडीशन को ब्रेक किया। सर आनंद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था श्याम ने, लेकिन फिर भी हो सकता है। वही तो बात है, यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ये एक्सेप्शंस थे। क्या कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अ थर्ड पार्टी कैन नॉट sue अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, एक्सेप्शंस क्या क्या थे? ट्रस्ट, बेनिफिशियरी कैन sue, फैमिली सेटलमेंट, एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। और क्या क्या पढ़े थे? अग्रीमेंट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, चन्नैया वर्सेस रमैया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, और कंसिडरेशन की डेफिनेशन। क्लियर थी ये सारी चीजें? पक्का? ओके,
वेरी गुड। आज ऑल्दो बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। हम और कुछ आज आपके साथ में कवर अप नहीं कर रहे हैं। आई एम टुडे अ बिट एग्जॉस्टेड फॉर सम रीजंस, सो हम आपके साथ में आज और कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो आज हम आपकी क्लास को यहीं पे लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से, कल हमसे एक सवाल पूछा गया था कि सर और सब्जेक्ट्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक मंडे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके और भी सब्जेक्ट्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स, और माइट बी वन डे एक्स्ट्रा देन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, यानी एक एक करके एक और सब्जेक्ट ऐड ऑन होगा फिर नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग एक बार इसको पढ़ना ज़रूर से, रिकैप करना, क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। हम आपके साथ लास्ट में क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पूरा पढ़ करके अपना काम खत्म हो जाएगा। ये हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस, देन हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बिल्डअप होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए।